ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसको किडनैप करके 3 भाइयों ने मिलकर उसके साथ ज़बरदस्ती गंदा काम किया और इतना टॉर्चर किया जिससे वो मर जाए। लेकिन क्या वो वहाँ से बचकर वापस आ पाती है या नहीं, देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम केटी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती है, लेकिन उसका सपना एक मॉडल बनने का था। और जब ये बात केटी अपनी एक दोस्त को बताती है तो उसकी दोस्त उसे फोटो शूट करवाने की सलाह देती है, जिस पर केटी कहती है कि क्या तुम किसी अच्छे फोटोग्राफर को जानती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो फोटोग्राफर एक सेशन के लगभग $2000 मांगते हैं। और ये सुनकर केटी थोड़ा निराश हो जाती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके बाद वो शाम को जब घर जा रही थी तो रेस्टोरेंट के नोटिस बोर्ड पर फ्री मॉडलिंग फोटोशूट का एक ऐड देखती है। तो केटी वहाँ से नंबर लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। इसके बाद घर जाकर जब वो उस मॉडलिंग कंपनी में फ़ोन लगाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें पहले हमें एक पिक्चर भेजनी होगी। तो वो भेज देती है, जिसके बाद वो उसे कल सुबह 10 बजे आने के लिए कहते हैं। अब अगली सुबह केटी उस फोटोशूट वाली जगह पर पहुंचती है जहां पहले से ही फोटोशूट चल रहा था। और वहां जाकर केटी की मुलाकात 3 लड़कों से होती है जिनके नाम होते हैं आइवन, जॉर्जी और निक। अब यहाँ पर केटी फोटोशूट के लिए अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी लेकर आई थी, जिनमें से आइवन एक ड्रेस सेलेक्ट करता है और उसे चेंज करके वही ड्रेस पहन के आने को कहता है। इसके बाद वो ड्रेस चेंज करके आती है और उसका फोटोशूट होता है, लेकिन बाद में आइवन उसकी कुछ फोटोशूट के बाद रुक जाता है और केटी से थोड़ी और छोटी ड्रेस पहनने को कहता है। लेकिन केटी को ये सही नहीं लगता, इसलिए वो मना कर देती है। पर आइवन उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि मॉडल बनने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है और अगर तुम्हें मॉडल बनना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन केटी को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से सॉरी कहकर चली जाती है। अब अगली सुबह जब केटी जॉगिंग से आती है तो कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तो केटी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वहाँ पर जॉर्जी होता है, जो उसे एक पेन ड्राइव देने आया था जिसमें कि फ़ोटोज़ हैं। लेकिन केटी मना कर देती है और कहती है कि मुझे फ़ोटोज़ नहीं चाहिए। पर जॉर्जी कहता है कि ये फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आए हैं और हमने तुम्हारी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए अपने ड्राइव से फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए हैं। जिसके बाद केटी पेन ड्राइव लेकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि असल में जॉर्जी ने झूठ बोला था कि उसके फ़ोटोज़ डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि वो केटी के फ़ोटोज़ देख रहा था और उसे मन ही मन केटी पसंद आ गई थी। वहीं हम केटी को देखते हैं जो रात को ब्रश करके अपने रूम में सो जाती है। लेकिन रात में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसकी फ़ोटोज़ ले रहा है और ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे बाहर निकलने को कहती है। लेकिन जॉर्जी उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर अटैक कर देती है, जिससे जॉर्जी नीचे गिरकर कांपने लगता है और केटी वहाँ से बाहर भागने लगती है। लेकिन बाहर निकलने से पहले जॉर्जी आकर उसे पकड़कर फिर से उसे घर के अंदर ले आता है और उसका सर फ्लोर पर मार मार कर उसे अधमरा कर देता है और उसके बाद उसके मुंह में कपड़ा डाल देता है और वायर लेकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन ये सब हलचल सुनकर केटी का पड़ोसी वहां आ जाता है और उसके आते ही जॉर्जी उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद वो दरवाज़ा लॉक करके केटी के साथ ज़बरदस्ती गंदा काम करने लगता है। केटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और अपनी हवस पूरी करके ही रुकता है। अब ये सब होने के बाद जॉर्जी को एहसास होने लगता है कि उससे जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलती हो गई है, इसलिए वो कॉल करके अपने दोनों भाई आइवन और निक को बुलाता है। और जब वो वहाँ आते हैं तो आइवन सबसे पहले तो जॉर्जी पर बहुत गुस्सा होता है कि तूने ये क्या कांड कर दिया है। लेकिन फिर आइवन प्लास्टिक के बैग लेकर दोनों को हाथों में पहनने के लिए कहता है और घर के सभी सामान पहले जैसा ही सेट करके सभी जगह से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट भी मिटा देता है। और इसके बाद जॉर्जी ने जिस चाकू से केटी के पड़ोसी को मारा था वो चाकू केटी के हाथ में देकर फिर से उस चाकू को उसके पड़ोसी की डेड बॉडी के पास में रख देता है, ताकि सबको ये लगे कि केटी ने ही अपने पड़ोसी को मारा है। इसके बाद वो केटी को ज़बरदस्ती ड्रग्स खिलाकर बेहोश करके तीनों उसे गाड़ी में डालकर कहीं लेकर चले जाते हैं। इसके बाद जब केटी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके होश में आने से पहले ही निक उसके साथ गंदा काम कर रहा है और वो बहुत ही बुरी तरह से बंधी हुई है। पर तभी जॉर्जी वहाँ आ जाता है और निक को केटी से दूर कर देता है, जिसके बाद केटी प्यास के मारे पानी पानी कहने लगती है। लेकिन निक बेरहमों की तरह केटी के ऊपर पेशाब कर देता है। तभी जॉर्जी उसे फिर से रोकने लगता है, जिससे दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी वहाँ आइवन आकर दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद तीनों भाई केटी को वहीं रखकर चले जाते हैं।
अब आगे हम देखते हैं कि जॉर्जी केटी को पहनाने के लिए एक ड्रेस और जूते लेकर आता है और केटी की हथकड़ी खोलकर वो ड्रेस उसे पहनाने लगता है। लेकिन जब वो जूते पहनाने वाला होता है तभी केटी एक बाल्टी से उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वहाँ की एक खिड़की से वो बाहर निकल जाती है और भागते भागते सड़क पर आकर लोगों से मदद मांगने लगती है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और साथ में एक डिटेक्टिव भी आ जाता है, जिसके बाद वो डिटेक्टिव केटी को अपनी कार के अंदर बैठाकर उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो। तो वो बताती है कि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ। फिर डिटेक्टिव उसे बताता है कि तुम तो अभी बल्गेरिया में हो, और ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव केटी को अपने ऑफिस ले जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। लेकिन केटी कहती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी जाना है। तभी वहाँ पर एना नाम की एक औरत आती है जो डिटेक्टिव से कहती है कि मैं केटी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, तुम फिलहाल बाहर जाओ। फिर डिटेक्टिव के जाने के बाद एना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो ऐसे ही ज़रूरतमंद लड़कियों की मदद करता है, और वो कहती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मैं वो तकलीफ़ समझ सकती हूँ। जिसके बाद वो केटी को अपने हाथ पर बने कुछ निशान दिखाती है और कहती है कि मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ। इसके बाद केटी एना से कहती है कि क्या तुम मुझे एम्बेसी ले जा सकती हो, जिस पर एना कहती है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एम्बेसी लेकर जाऊंगी। फिर रास्ते में एना केटी से कहती है कि एम्बेसी जाने के बाद वो लोग तुम्हें तुरंत नहीं भेजेंगे, पहले पूछताछ करेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे और इसमें बहुत समय लग सकता है। इसलिए पहले तुम मेरे घर चलो, और एम्बेसी मेरे घर के पास में ही है, वहाँ मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दूंगी और तुम नहा भी लेना। इसके बाद केटी एना का भरोसा करके उसके साथ उसके घर चली जाती है, और यही केटी की सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि असल में एना आइवन और निक की सौतेली माँ होती है। इसके बाद एना केटी को घर के बेसमेंट में ले जाने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि ये तो वही जगह है जहाँ से मैं बचकर भागी थी। तभी उसके सामने आइवन आ जाता है और उसे पकड़कर फिर से उसी जगह पर जंजीरों से बांध देता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉर्जी और आइवन का बेरहम बाप एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर आता है और दोनों को बाहर भेजकर वो केटी के शरीर में जगह जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो बेरहम तब तक शॉक देता रहता है जब तक केटी अधमरी ना हो जाए, और जब इससे भी उसका जी नहीं भरता है तो वो भी उसके साथ बुरा काम करने लग जाता है। वहीं पास के ही रूम में हम एना को देखते हैं जो केटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रो रही होती है। अब ये मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रही है ये हम लोग आगे जानेंगे। अब थोड़ी देर बाद केटी के पास आइवन आता है और हम यहाँ देखते हैं कि केटी के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और वो किसी भी समय अपना दम तोड़ सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी आइवन उसे बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है, जिससे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग ज़मीन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और केटी के पास आकर उसके सभी कपड़े फाड़कर उसको एक बड़े बक्से में डालने लगते हैं, और वो रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है। लेकिन ये लोग उसकी एक भी नहीं सुनते और उसे बॉक्स समेत उसी गड्ढे में जिंदा दफना देते हैं और ऊपर से मिट्टी डालकर उस जगह को पहले की तरह नॉर्मल बना देते हैं। लेकिन केटी को इन लोगों ने जिस जगह पर दफनाया था उन्हें पता नहीं था कि वहाँ नीचे एक पुरानी सीवर लाइन है, और बॉक्स में वजन होने की वजह से वहाँ की मिट्टी खिसक जाती है और बॉक्स नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे केटी की जान बच जाती है। इसके बाद हम आइवन और निक को देखते हैं, जहाँ पर निक आइवन को रात में पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन आइवन उसे मना कर देता है, जिससे निक पार्टी में अकेले ही जाने का डिसाइड करता है। वहीं हम केटी को देखते हैं, जहाँ पर केटी के हालात बहुत ही बुरे होते हैं और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है। इसके बाद केटी को वहाँ पर एक कपड़ा मिलता है, जिससे वो अपना शरीर ढक लेती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी उसे आगे जाते हुए वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है जो कि सीधा चर्च में जाकर खुलता है। तभी हम चर्च के फादर को देखते हैं, जिन्हें अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं, और जब वो जाकर वहाँ देखते हैं तो केटी खाने पीने का सामान चुरा रही होती है, जिसके बाद फादर उसे चोरी करने के लिए मना करते हैं और उसे खाने पीने का कुछ सामान और कपड़ों के साथ एक बाइबल भी देते हैं। इसके बाद केटी वहाँ से सामान लेकर चली जाती है और फादर समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद केटी सीवर लाइंस को चेक करती है और देखती है कि कहाँ कहाँ पर बाहर आने जाने के रास्ते हैं। इसके बाद केटी फिर से चर्च में आती है, जहाँ फादर आकर उससे बात करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन केटी उन्हें मना करके वहाँ से चली जाती है। तभी फादर देखते हैं कि उन्होंने केटी को जो बाइबल दी थी
उसमें से केटी ने वो चैप्टर पढ़ा है जिसमें बुरे लोगों को गुनाह की सज़ा देने के बारे में लिखा गया था। इसका मतलब केटी ने अब ठान लिया है कि अब वह अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला चुन चुन के लेगी। अब आगे हम देखते हैं कि केटी उन लोगों के घर में घुसकर वहां से कुछ पैसे चुराती है और उन लोगों का पीछा करके पता लगाती है कि कौन किस किस समय पर कहां कहां रहता है। जिसके बाद अगली सुबह केटी खुद को दिखाकर जॉर्जी को अपने पीछे आने पर मजबूर करती है और उसे उसी सीवर लाइन में लेकर आती है और उस पर हमला करके उसके गले में एक फंदा लगा देती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद जॉर्जी को हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बंधा हुआ है और केटी वहां पर आती है और वहां पर आकर जिस तरह से जॉर्जी ने उसे टॉर्चर किया था उसी तरह से वो भी एक चाकू से उसके शरीर पर जगह जगह पर घाव बनाती है। जिसके बाद वो उन घाव पर ग्रीस लगाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से तड़पाती है। इसके बाद केटी निक के पीछे जाती है जहां निक एक बार में शराब पी रहा होता है और उसके ड्रिंक में केटी ने पहले से ही कुछ मिला दिया था जो उसे पता नहीं था और वो शराब पीते ही उसे अजीब लगने लगता है और उसे उल्टियाँ आने लगती है। इसलिए उठकर वहाँ से बाथरूम में जाता है और अंदर आते ही केटी वहाँ आकर दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और जिस तरह से उसने केटी के ऊपर पेशाब किया था वो भी उसकी गर्दन पकड़कर टॉयलेट के अंदर डाल देती है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा था और उसका सर वहाँ पर ज़ोर से डुबोकर रखती है जिससे निक की वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद केटी दोबारा से जॉर्जी के पास जाती है और एक रॉड लेकर उसके घाव पर टॉर्चर करने लगती है और उसके मुंह में एक कपड़ा डालकर वहां से चली जाती है। अब अगले सीन में हम जॉर्जी के फादर को देखते हैं जो इतना बड़ा कांड करके चर्च में प्रेयर कर रहा था। तभी उसकी नज़र केटी पर जाती है जिससे वो बुरी तरह से घबरा जाता है और एना से कहता है कि मैंने अभी उस लड़की को देखा है। ये कहकर वो केटी का पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वहीं सीवर लाइन के एक पॉइंट पर जाते ही केटी पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि केटी ने उसे एक बेड पर बुरी तरह से बांध रखा है। इसके बाद केटी एक इलेक्ट्रिक रॉड लेकर उसके मेन पार्ट पर लगाकर उसे शॉक देने लगती है जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और उसी की तरह उसके शरीर में भी जगह जगह पर शॉक देकर टॉर्चर करने लगती है। इसके बाद केटी वहां पर रखी एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन से 2 वायर लेकर उसमें से एक वायर उस बेड पर लगाती है और दूसरा वायर उसके मुंह में डाल देती है। जिसके बाद जब वो मशीन ऑन करती है तो उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे उसके मुंह और शरीर से धुआं निकलने लगता है और इस तरह तकलीफ से गुजरते हुए इस कहानी के सबसे बड़े पापी की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम एना को देखते हैं जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे वहां पर सारा सामान बिखरा हुआ दिखाई देता है और तभी उसे नीचे बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज़ आती है। जिसके बाद एना चेक करने के लिए जाती है तो पीछे से केटी आकर उसे धक्का मारकर नीचे सीवर लाइन में गिरा देती है और फिर उसे एक बॉक्स में डालकर उसके हाथ पांव बांध देती है। इसके बाद जब एना को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ और सामने अपने बेटे जॉर्जी को जख्मी हालत में देखती है जिसे देखकर एना जोर जोर से रोने लगती है। तभी केटी उस बॉक्स का कवर लेकर आती है और एना के सर पर बार बार मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहीं जब आइवन घर पर आता है तो देखता है कि घर का सामान बिखरा हुआ है। जिसके बाद वो बेसमेंट में जाता है और उसी गड्ढे से सीवर लाइन में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो जॉर्जी को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। तभी पीछे से केटी आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चर्च के फादर और डिटेक्टिव को देखते हैं जहां पर फादर उसे केटी के बारे में बता रहे थे। जिसके बाद डिटेक्टिव फादर से कहता है कि मैं केटी को जानता हूं क्योंकि वो पहले भी मेरे पास मदद के लिए आई थी लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ था जिससे मैं उसकी मदद नहीं कर पाया, पर अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद फादर डिटेक्टिव को उसी दरवाजे तक लेकर आते हैं जहाँ से केटी बचकर पहली बार चर्च में आई थी। फिर डिटेक्टिव केटी को ढूंढते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। वहीं हम आइवन को देखते हैं जिसको केटी ने बांध रखा होता है। तभी उसके पास में पड़े बॉक्स के अंदर से एना की आवाज़ सुनाई देती है तो वो उसे चुप रहने को कहता है, जिस पर केटी कहती है कि तुम्हें अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो आइवन कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है क्योंकि मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे बाप ने तुम्हारी तरह उस औरत को किडनैप किया और कई बार उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद जॉर्जी पैदा हुआ और तभी से वो हमारे साथ रहने लगी। इसके बाद केटी बॉक्स के पास जाकर एना को खोलती है और उससे कहती है कि सबसे बड़ी पापी तो तुम हो। तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और न जाने तुमने कितनी लड़कियों को इन दरिंदों का शिकार बनने दिया। इसलिए अब देखो अपने बेटे जॉर्जी की बदतर हालत।
जिसके बाद उसी के सामने ही जॉर्जी दर्द से जूझता हुआ आखिरकार अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद वो एना के बॉक्स को एकदम से लॉक कर देती है। इसके बाद केटी फिर से आइवन के पास आती है और उसके अखरोट को एक शिकंजे में फंसाकर उसे टाइट करने लगती है, जिससे आइवन दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन केटी उसकी एक भी नहीं सुनती और तब तक उस शिकंजे को टाइट करती रहती है जब तक उसके अखरोट बुरी तरह से फट नहीं जाते। तभी डिटेक्टिव वहां आ जाता है और केटी को ये सब करने से मना करता है, पर तभी अचानक आइवन उठ जाता है और पीछे से केटी का गला दबाने लगता है। ये देखकर डिटेक्टिव आइवन के सर में गोली मार देता है और उसका काम तमाम हो जाता है और आखिरकार आइवन के मरने के बाद केटी का इंतकाम पूरा हो जाता है। इसके बाद केटी वहां से जाने लगती है तो डिटेक्टिव उसे सॉरी कहता है, क्योंकि शुरुआत में वो उसकी मदद नहीं कर पाया था। अब कहानी के आखिर में हम केटी को अमेरिकन एम्बेसी में जाते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी आई स्पिट ऑन योर ग्रेव पार्ट 2 फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।